क्या रखा है तालीम के लिए? इस बजट में क्या रखा है आपने सेहत के लिए? करंटीना सेंटर तो आप बंद करें। वो हमारे सियालकोट में एक करंटीना सेंटर बना एक स्टेडियम में, ईद पे उनको छुट्टी दे दी कोविड के मरीजों को, जाओ तुम ईद कर आओ, जाके वापस आ जाइए। कोई भी वापस नहीं आया। 170 आदमी थे। आप कारनामे देखें इस हुकूमत के, कंपैरिजन करें वफाक का और पंजाब का आपस में, आपको समझ में नहीं आएगी कि कौन सा बड़ा कारण, किसके बड़े ज्यादा कारनामे हैं। नहीं समझ आएगी आपको। जनाब डिप्टी स्पीकर, आप बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, अल्लाह ताला खुश रखे, हमारा बहुत बड़ा सूबा है, अल्लाह ताला उसको आबाद रखे। लेकिन जो शाहकार हमने पेश किए हुए ना, वो बलूचिस्तान नहीं पेश कर सकता जो पंजाब ने पेश कर दिए। खुदा की कसम उनकी जोड़ ही नहीं है, हिंद सिंध में जोड़ नहीं है। जनाब डिप्टी स्पीकर, बड़े बड़े चलें, अल्लाह जिसको देता है, हम क्यों जो। ये एक्चुअली जनाब डिप्टी स्पीकर, ये पैकेजिंग बड़ी अच्छी थी। लोग कुर्बान और सदके हो गए, वोटर भी हो गया और साथ स्पॉन्सर भी हो गए, लेकिन अंदरों 2 नंबर माल निकले। और 2 साल में पता लग गया, सबको पता लग गया कि माल पैकेट के अंदर 2 नंबर माल है। सिर्फ पैकेजिंग ही पैकेजिंग थी और कुछ नहीं था। कलियां बैठ के सिर पिटते ने। हूं लोग जो हैं अकेले बैठ के पीटते हैं, सर पीटते हैं। मैं जरा उर्दू ही ट्रांसलेशन कर दूं। जनाब वाला, बजट के अंदर यह एज्यूम किया गया कि कोविड आएगा और गुजर जाएगा। कहीं फैक्टर नहीं किया गया, कोई वापस नहीं आया। 170 आदमी थे। ये आज असद उमर साहब का, मोहतरम का बयान है। आप कारनामे देखें इस हुकूमत के, कंपैरिजन करें वफाक का और पंजाब का आपस में, आपको समझ में नहीं आएगी कि कौन सा बड़ा कारण, किसके बड़े ज्यादा मरीज हो जाएंगे। नहीं समझ आएगी आपको। जनाब डिप्टी स्पीकर, आप बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, अल्लाह ताला खुश रखे, हमारा बहुत बड़ा सूबा है, अल्लाह ताला उसको आबाद रखे। जनाब वाला, इंपीरियल कॉलेज वाले कहते हैं that by autumn, by October, November, पाकिस्तान में अमवात जो हैं 2.1 या 2.2 मिलियन होंगे। बल्कि उन्होंने एक डेट दी है 10 अगस्त की, मेरा ख्याल है कि उस दिन 80,000 बंदा एक दिन में मरेगा। वापस आ जाइए, अल्लाह ताला से पनाह माफी मांगता रहा, अल्लाह ताला टोटल गलत साबित करे। ये लेकिन आप कारनामे देखिए इस हुकूमत के, कंपैरिजन करें वफाक का और पंजाब का आपस में की पॉलिसी का है, आपको समझ में नहीं आएगी। आज भी डिफाइन कर दें कि वो क्या पॉलिसी थी पिछले 3 महीने, या आज क्या पॉलिसी है कोविड के मुतालिक आपकी। आपने पूरी कौम को एक वबा के रहमो करम पे छोड़ दिया है। आपने उन डॉक्टरों को, उन नर्सेस को, पैरामेडिक्स को छोड़ दिया है कि जाओ तुम जहाद लड़ो। जिस तरह मूसा को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसकी कौम ने कहा था, जाओ तुम जाके लड़ो इस कौम से, तुम और तुम्हारा खुदा लड़े, हम नहीं लड़ेंगे। जनाब डिप्टी स्पीकर, इस तरह नहीं चलेगा। 2.2 मिलियन का मतलब है 1% हमारी आबादी जो है वो लुकमा अजल बन जाएगी। मौके थे अपने दिल पे हाथ रख के कहें, जनाब असद उमर साहब कहें अपने दिल पे हाथ रख के कि मौके मौजूद नहीं थे पिछले 3 महीने में जहां पे हम इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते थे कोविड को।
हमने नहीं किया। हम उसको फ्लू कहते रहे, मास्क पहनना तौहीन समझते रहे। Just look at the level of the mental level of the gentleman. उसकी आप अटरेंस जो है किसी साइकाट्रिस्ट को दिखाएं कि ये बगैर बताए कि ये बंदा कौन है, उसका एनालिसिस करके दिखाएं पिछले 3 महीने के जो बयानात हैं। क्या आप बताएं कि ये बयानात जो बंदा दे रहा है इसकी दिमागी कैफियत का क्या क्या है, जरा डिफाइन कर दें। किसी साइकाट्रिस्ट को पता, मैं नाम दे देता हूं 2-3 साइकाट्रिस्ट, बताएं ना कि ये बंदा कौन है, और फिर ऑनेस्ट देखें कि क्या अब नतीजा निकलता है। जनाब स्पीकर, इस वक्त भी जो वसाइल हैं पूरे झोंक देने चाहिए इस वबा को रोकने के लिए। पीएसटीपी बढ़ाएं, स्टिमुलस दें ताकि लोगों को रोजगार मिले। आप माफियाज को ओबलाइज ना करें, आप सीमेंट वालों को ओबलाइज ना करें, इस तरह के दूसरे माफियाज को ओबलाइज ना करें। गली मोहल्ले में जो बंदा है, जो गरीब है, जो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहा, मैं शर्तिया आपको कहता हूं कि जितने बड़े बड़े यहां पे सनतकार हैं इस मुल्क के, उन्होंने पूरी जो है तनख्वाहें नहीं दी दूसरे महीने। पहले महीने उन्होंने अपनी लेबर को कह दिया था कि इस महीने तो पूरी ले लो, अगले महीने आधी, और जुलाई अगस्त के बाद कोई तनख्वाह नहीं है अनलेस प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो। उनके खून पसीने से ये लोग अरबपति खरबपति बन गए, टैक्स चोरी करके ये लोग खरबपति बन गए, बिलियनियर बन गए। चंद हजार लोगों को रोटी खिलाने का जब वक्त आता है तो ये लोग हाथ उठा देते हैं कि हम तनख्वाहें नहीं दे सकते। ये लोग हैं पाकिस्तान, ये लोग हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं, ये लोग हैं। ये पाकिस्तान है, मिडिल क्लास पाकिस्तान है। आपने क्या दिया उनको? वो आज भी पाकिस्तान का मफाद जो है अपने सीने से लगा के रखते हैं। हमारे यहां पे सुपर रिच या अपर मिडिल क्लास या उससे ऊपर वाला जो लेवल है, वो तो आज भी आप फ्लाइटें चलाएं और पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। आज भी आप चेक करें कि कितने बिलियनियर्स जो हैं जो पाकिस्तान में हैं। जहांगीर तरीन इज वन बिग एग्जांपल। उन्हें कहा फड़े जान तो भी बचो तो कोरोना को भी बचो, डबल मजे, बाहर चला गया। ये आर्किटेक्ट है इस हुकूमत का, जनाब डिप्टी स्पीकर, ये आर्किटेक्ट है। उसको तमाम राज पता है कि उंगली किसने खड़ी करनी थी, किस अंपायर ने खड़ी करनी थी। यह हुकूमत को किस तरह तरतीब दिया गया। हमारे भाई जो इधर से क्रॉस करके वहां चले गए, वो किस तरह गए। उनका तो आजकल साउथ पंजाब का सूबा अभी भी नहीं बना। मेरे बुजुर्ग हैं बलक शेर मजारी साहब, मैं अपने जितना वालिद का एहतराम करता हूं उतना उनका एहतराम करता हूं। वो बैठे थे जब ये साइन किया गया था। मेरा ख्याल है असद उमर साहब भी बैठे थे उस वक्त टेबल के ऊपर। वुज़रा हैं इस वक्त काबीना में जो वहां पे बैठे थे। कहां है साउथ पंजाब का सूबा? हम देंगे साउथ पंजाब का सूबा, हम देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देगी, नवाज शरीफ देगा साउथ पंजाब का सूबा, हमारा वादा है। जनाब डिप्टी स्पीकर, 2 साल हो गए हैं, एक ईंट दिखा दें इन्होंने कहीं पे लगाई हो। एक जो है कहीं 14 फुट की चौड़ी सड़क भी बनाई हो। कहां है वो घर? कहां है वो घर? कितने? 50 लाख पे 1 करोड़।
50 लाख घर को उसकी बुनियादें दिखा दें, कहीं दिखा दें। वो 1 करोड़ नौकरियां यहां पे हजारों, बीसियों हजार जो है, टेंस ऑफ थाउजेंड, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नौकरियां जो है वो जाया हो रही हैं, जा रही हैं। जनाबे वाला, वो मेरा पुराना पाकिस्तान, नवाज शरीफ का पुराना पाकिस्तान, इसका पुराना पाकिस्तान, इनका पुराना पाकिस्तान, और सड़कें गिलगित से लेके ग्वादर तक सड़कें, 1700 किलोमीटर की मोटरवेज, बिजली घर जो है पाकिस्तान के तूलो अर्ज में, नवाज शरीफ के पुराने पाकिस्तान में रोशनियां वापस लेके आया मेरा कायद। दहशतगर्दी का खात्मा किया, कराची को उसकी रौनकें वापस की, मेरे कायद ने की, पुराने पाकिस्तान ने की, नवाज शरीफ ने की, मेरे कायद ने की। मैंने एक दफा यहां पे कहा था चंद माह पहले, आज लोगों को उसकी याद आ रही है। वो आएगा, जरूर आएगा, कोई दुनिया की ताकत उसको नहीं रोक सकती। उसने पुराने पाकिस्तान में पाकिस्तान को चांद लगा दिए, 4 चांद लगा दिए। इन्होंने क्या दिया? करप्शन दी, झूठे वादे दिए। इतनी गैरत नहीं है, खुदकुशी का अटेम्प्ट करो। देखो गवाही आ गई है मुझे, गवाही आ गई है मुझे। अजान शुरू हो गई है, मैं अजान के बाद फिर इख्तिताम करता हूं। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली ख्वाजा आसिफ इज़हार ख्याल कर रहे थे। अजान का वक्फा है, इस वक्त कौमी असम्बली की कार्रवाई जो है वो जारी है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से आई है गरीब का जीना दोभर हो गया है, कोई वाज़ेह पॉलिसी कोविड-19 के हवाले से सामने नहीं आई। कन्फ्यूजन का शिकार है गवर्नमेंट और हुकूमत शुरू से ही यही हरबा आजमाए हुए है कि कभी लॉकडाउन करती है तो कभी लॉकडाउन नहीं करती, कभी लॉकडाउन करती है तो उसको नया नाम दे देती है, सॉफ्ट लॉकडाउन, सिलेक्टेड लॉकडाउन। तो इस किस्म की पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मजदूर और दिहाड़ीदार तबके जिसका ख्याल है कई सनत मालिकान, मिल मालिकान ने तनख्वाहें अदा नहीं की, लेकिन हुकूमत जो है वो इस वक्त बिल्कुल ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वादे किए थे अब तक वो पूरे नहीं हुए। कहाँ हैं 50 लाख घर जिनकी बुनियादें ही मुझे दिखा दें। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कोई एक ईंट जो है वो पूरे पंजाब में किसी जगह और पूरे पाकिस्तान में कोई मेगा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू नहीं कर सकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो वादे और वईद किए गए थे 1 करोड़ नौकरियों के हवाले से भी उन्होंने बात की कि 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, लेकिन अब लोग नौकरियों से निकाले जा रहे हैं। और नवाज शरीफ का दौर सुनहरी दौर था। खुसूसन उन्होंने कहा कि 1700 किलोमीटर लंबी जो है वो मोटरवे बनाई गई और इसके साथ साथ रस्तों को आसान किया गया, डबल रोड्स बनाए गए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो अब कुछ करने में नाकाम दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जहां लड़ रही है, पाकिस्तान की हिकमत अमली वाज़ेह होनी चाहिए, लेकिन कोई ठोस और वाज़ेह हिकमत अमली बनाने में पीटीआई गवर्नमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। उन्होंने स्पीकर को मुखातिब करते हुए ये भी कहा कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें सख्त लॉकडाउन होना चाहिए था, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी जिद पर बरकरार हैं और उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया। इसके साथ साथ उन्होंने इशारा किया कि जो नौकरियों से लोग निकाले गए हैं या जो कोविड-19 के बाद की सूरत हाल है उसमें मिल्स मालिकान और सनत मालिकान ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपना हिस्सा रखा है, तनख्वाहें नहीं दी। ख्वाजा आसिफ का इज़हार ख्याल जारी है। मुझे उस तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने जज्बात का इजहार कर दिया है और अपना जो कॉन्फिडेंस है, मेरा जो इत्मीनान है, मैं नवाज शरीफ को 55 साल से जानता हूं, 1964 से उसको जानता हूं। उसने जिस तरह पिछले दौर में 5 साल में जो इस वतन की खिदमत की है, इस वतन का चप्पा चप्पा उसकी गवाही दे रहा है। यहां पे पावर राइट्स हो रहे थे, हमले हो रहे थे
पूरा फैसलाबाद कराची साइड मुल्तान जो है वो बंद था, शेखुपुरा रोड बंद थी। उसने आपकी इकोनॉमी रिवाइव की। और ये तमाम अदाद शुमार जो मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा और बहुत से अदाद शुमार इस बात की गवाही देते हैं। उसको हटाया गया, शाहिद अब्बासी ने उस सफर को जारी रखा। इसहाक डार जिसकी बुनियाद रख गया था जिस इकोनॉमी की, मिफ्ता ने उस सफर को जारी रखा। आप इन लोगों को उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, अगर उनका आप एतराफ नहीं कर सकते, चलें, ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। सारे मुश्किल वक्त गुजर गए। हम जब 2002 में इस असेंबली में आए थे मुशर्रफ के वक्त, पिंडी से जो हमारे एमएनए हैं, अल्लाह उनको सेहतयाब करे, शफा बख्शे, वो यहां पे कस्में उठाते थे कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा। नवाज शरीफ खत्म हो गया। नवाज शरीफ आया। हाल ये है कि शहबाज शरीफ कहता रहा कि मैं कैंसर का मरीज हूं, मेरी वल्नरेबिलिटी ज्यादा है आम बंदों से, मुझे किसी और तरीके से, किसी और मीडियम के जरिए मुझसे सवालात का जवाब लें। लेकिन उसको बुलाया गया वहां पे, और आज वो, अल्लाह ताला उनको भी शफा बख्शे, वो कोरोना के मरीज हैं। जनाब आलम, जनाब डिप्टी स्पीकर, ये वक्त गुजर जाएगा। But what will this government leave in its wake? Destruction, complete destruction, तबाही और बर्बादी। इनको खुद समझ नहीं आ रही पिछले 2 साल में कि क्या करना है। आप देखें स्पीकर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैंने 12-13 के नाम लिए कि ये करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल हैं इस हुकूमत के। सिर्फ एक के लिए बोले, वो बिलियन ट्री सुनामी के लिए, बाकी 11 के लिए नहीं बोले। आप इससे अंदाजा लगा लें। और वो भी बिलियन ट्री। ये हमें 100 नौकरियां, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरी, और वो 200 बिलियन डॉलर का जो यहां साहब बैठते हैं, वो जो कहते हैं 100 इधर मारा ना 100 इधर मारा। ख्वाब क्या दिखाए? ख्वाब क्या दिखाए हमें? और ताबीर क्या हुई? कट्टे, चूजे, अंडे, टिड्डी दल मारो, 1 किलो बेचो, 15 रुपए ले लो। ये ताबीर क्या दी इन्होंने हमें उन ख्वाबों की? जो ख्वाब दिखलाए इन्होंने कंटेनर के ऊपर, क्या ताबीर दी उसकी? वो 200, मुझसे तो लिखे भी नहीं जाते, हालांकि मैं बैंकर रहा हूं। 200 अरब डॉलर कितने होते हैं, किस तरह लिखते हैं? पहले खब्बे हाथों गिना था, फिर सजे हाथों सिफरे गिना था, फिर जाके कहीं मुझे पता लगेगा। वो कहता था 100 बिलियन इसको मुंह पे मारेंगे, 100 बिलियन IMF के मुंह पे मारेंगे, 100 बिलियन जो इधर हम यहाँ वेला ढेंडे थे। जनाब डिप्टी स्पीकर, this budget is a recipe for disaster, total recipe for disaster। मैं आखिर में एक दफा फिर रिपीट करूंगा कि जब इस ऐवान में आप जो मेन चीजें हैं, एब्सोल्युटली एसेंशियल जो हैं, उन पे मर्सनरीज जो ला के बैठा देंगे,
जिनका पिछले 15, 16, 17 साल में ट्रैक रिकॉर्ड अभी इस मुल्क में फ्रेश है, सबको जुबानी याद है, मैंने फिगर्स भी बता दिए हैं. With no allegiance to this soil, no allegiance. मैं किसी भी पार्टी का वर्कर हो, किसी भी पार्टी का मेंबर हो, लेकिन अगर वो वर्कर है या एक प्रोसेस के जरिए वो एलिवेट हुआ है, नेशनल असेंबली का मेंबर बना है, मैं उसकी इज्जत करता हूं. बिकॉज ही हैज प्रॉपर क्रेडेंशियल्स. पर ये लोग जो हैं, इनके तो कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है. मैंने आपको बताया है, मैं आखिर में फिर रिक्वेस्ट करूंगा, गवर्नर स्टेट बैंक को और फीस शेख दोनों को ईसीएल पे डालें और परफॉर्मेंस बॉन्ड बनवाएं उनसे कि तुमने फलां फलां चीजें करनी है, अगर नहीं करोगे तो ये इस मुल्क से नहीं जाओगे. और हॉट मनी के सारे यहां पे नाम आएंगे, आज नहीं आएंगे, कल नहीं, परसों तरसों कभी तो आएंगे. हम पीछा करेंगे. मार्क माई वर्ड्स, वी हैव मार्क्ड ऑल दोज पीपल. जो कंटेनर पे खड़े कहते थे सलवारें गीली कर दूंगा, मैं रुलाऊंगा इनको. सारी कौम आज रो रही है, सारी कौम. सच्चा है ये वादा उसका सच्चा था कि मैं रुलाऊंगा, बाकी सारी कौम आज रो रही है. अब स्पीकर, मैंने वक्त लिया है खासा. मेरे साथियों ने भी बोलना है, हमें वक्त एलोकेट हुआ है, उसको मैंने कोशिश की है कि जस्टिफाई कर सकूं. आखिर में मैं एक दो चीजें जरूर रिपीट करूंगा. सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाएं, जरूरी है. इनकी बददुआएं ना लें. मैं असेंबली में दाखिल हुआ था, असेंबली से लेके यहां तक जितने सरकारी मुलाजिम, साड़ियां तनख्वाहां बढ़ो, इनकी जरूरत है. आपको तो कुछ जहाज भी मिल जाता है, हेलीकॉप्टर भी मिल जाता है, बथेरे मुफ्त पर मिल जाते गए ने, बेरे मुफ्ते लग भी जाते ने, लेकिन ये लोग कहां जाएंगे? दूसरा, उन डॉक्टरों का, उन नर्सेस का, पैरामेडिक्स का, एम्बुलेंस वालों का, सिक्योरिटी फोर्सेस का, पुलिस का, उनका ख्याल करें. जिनको आपने इस जंग में झोंक दिया है, उनका ख्याल करें. मैं उनको सलाम पेश करता हूं, मैं उनको सलाम पेश करता हूं. अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो, आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे. यह हुकूमत आपके साथ नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला की जात है जिसके भरोसे आप जो जिहाद लड़ रहे हैं. मेरे डॉक्टर भाइयों बहनों और नर्सेज और पैरामेडिक्स, मेरे में इतना हौसला नहीं है कि मैं वो काम कर सकूं. मैं इतराफ करता हूं जो वो काम कर रहे हैं, ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने अहले खानदान की भी. जनाब आला, आखिर में मैं कहूंगा, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन अभी भी जो है, मुझे एक ट्वीट आया, मैं पढ़ के सिर्फ सुना देता हूं, सजेशन एंड देन आई विल रन डाउन. सपोर्टिंग 20 million needy households by giving them rupees 10,000 for 6 weeks is equal to 300 billion rupees. This means that 6-week lockdown is equal to around rupees 1,500 per Pakistani. That is the cost to keep us all safer. That is our value to the state, but we can't trust local government and existing system to help
us distribute that because we don't trust the opposition. लोगों की जेबों में खुद हाथ डाले हुए हैं और ट्रस्ट ऑपोजिशन पे नहीं कर रहे. So that distrust of the opposition has more value to the state than the lives of Pakistanis. This is despite the fact that effectively managing Corona, which we had a golden opportunity to do right in the beginning, would have gained a systemic credibility globally, which would have made debt renegotiation and management much easier, probably, but who is thinking that far? No one. मैं यहाँ पे एक और चीज आपको बताते जा रहा हूँ. ये कल की तकरीर में बात जिक्र हुआ बजट की ये जो पॉलिसी आई है आईपीपीज के ऊपर, 11 आईपीपीज जो है मौजूदा हुकूमत ने साइन की उसी पॉलिसी के तहत जिस पे पहले आईपीपी साइन 11. जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड मैं यहां पे रख रहा हूं. 550 मेगावाट टोटल बनती है. 50-50 के 11 ऑल्टरनेट एनर्जी के आईपीपीसी ने साइन में, उसमें वही कैपेसिटी पेमेंट्स हैं. आई हैव एवरीथिंग कॉपी पेस्ट है. मैंने कहा मैं बता दूं कि कोई चीज रह ना जाए, रहेगी तो मेरे और वो दोस्त हैं तो वो कर देंगे. मैं जनाब वाला मैं अपने दोस्तों और भाइयों बहनों का जो इस तरह कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है. ख्वाजा आसिफ इज़हार ख्याल कर रहे थे. उनका कहना था कि हुकूमत अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रही है और ऑपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है. उन्होंने ये भी कहा कि कोविड-19 के हवाले से जो इकदाम हुकूमत की जानिब से किए गए सब नाकाम हुए और हुकूमत अपनी नाकामी तस्लीम नहीं करती, बल्कि अभी भी ऑपोजिशन का चेहरा जो है वही दिखाया जा रहा है और खुसूसन ऑपोजिशन के हवाले से जो इल्ज़ामात हैं वो साबित नहीं हुए, लेकिन ऑपोजिशन के से इंतकाम ज़रूर लिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस वक्त भी जो मामला चल रहे हैं उसमें कोविड-19 की जो पॉलिसियाँ हैं वो गैर वाज़ेह हैं. यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का. टीवी टुडे खबर सबसे पहले. मैं हूं अली तारिक. खेल के मैदानों में क्या हो रहा है मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले. आप आजाद हैं, आजाद रहें. आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए. हमारा उसूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत. टीवी टुडे खबर सबसे पहले. मैं आपको दूंगा सबसे पहले शोबिस की अच्छी और गर्मा गर्म खबरें. शजरुद्दीन टीवी टुडे. वेलकम बैक. फिर से आपको लिए चले इस्लामाबाद. कौमी असम्बली का इजलास जारी है और वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर इजहार ख्याल कर रहे हैं. लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि इतना सवार होते हैं कि इनके ख्याल में बरतानिया में भी इमरान खान की हुकूमत है, अमेरिका में भी इमरान खान की हुकूमत है, इटली में भी इमरान खान की हुकूमत है, स्पेन में भी इमरान खान की हुकूमत है, भारत में, बांग्लादेश में. जनाब 180 से ज्यादा ममालिक के अंदर यह वबा फैली हुई है. इत्तलान अर्ज है कि उसमें से सिर्फ एक पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत है. खुशकिस्मत सिर्फ पाकिस्तानी है. मैं सवाल यह पूछना चाहूंगा कि यह तो उन्होंने बताया कि गलत क्या है, लेकिन खुलकर यह नहीं बोला कि यह चाहते क्या है. ख्वाजा साहब, क्या अच्छी बात होती कि इसी दबंग अंदाज के अंदर, इसी ऊंची आवाज के अंदर, कैमरे की आंख में आंख डाल के आप कहते कि इमरान खान और असद उमर, ये जो दिहाड़ीदार है इसकी दिहाड़ी छीन लो. ये जो ठेले पे पैसा कमाने के लिए घर से बाहर निकलता है इसको बंद कर दो. ये जो गरीब ताजिर, छोटा ताजिर अपने बच्चों का पेट भरने के लिए बाहर निकलना चाहता है इसको घर पर बंद कर दो. बताएं तो, खोल के बोले ना कि आपकी स्ट्रेटजी है क्या.
हमारी कहते गलत मैं भी आता हूं, क्योंकि भारत खास तौर पे मुस्लिम लीग नून के जब से नरेंद्र मोदी आए हैं बड़े दिल के करीब है, इनके लीडर का करीब तरीन साथी, निजी घर की महफिलों में जहां देरीना साथी नहीं बुलाए जाते थे वहां मियां नवाज शरीफ जो है नरेंद्र मोदी को घर बुलाते थे। उस नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, और दोनों पहलू की बात करेंगे। मैं बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लूंगा स्पीकर साहब इसके ऊपर, जरा जायजा ले लेना कि इनके जो रोल मॉडल हैं, जाहिर है इनके दिमाग में वो स्ट्रैटेजी ज्यादा कामयाब है, वो बेहतर स्ट्रैटेजी है। हम जरा उस स्ट्रैटेजी का सेहत के ऊपर भारत के अवाम के क्या असर पड़ा और मईशत के ऊपर, उनकी रोजगार के ऊपर क्या हुआ, ये जरा दोनों देख लेते हैं। 17 मार्च को जनाब भारत की हुकूमत एक एडवाइजरी इशू करती है। उस वक्त 137 केस थे मुल्क के अंदर। 8 दिन के बाद 25 तारीख को 653 केस थे पूरे भारत में। याद रखें 653 केस। दुनिया के सख्त तरीन लॉकडाउन में से एक का ऐलान कर देते हैं। ऐलान ऐसे करते हैं कि हजारों नहीं लाखों लोगों को पैदल अपने घर जाना पड़ता है। कोई 100 मील, कोई 200 मील चल के जाता है। इतना सख्त लॉकडाउन। मसला तो हल हो गया होगा, उसके बाद तो कोरोना फैलना बंद हो गया होगा। 653 केस जिस दिन लॉकडाउन लगा 25 मार्च को, 1 जून को भारत की हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा लॉकडाउन अब हम आगे नहीं चला सकते। तो जाहिर है 653 थे तो अभी तो खत्म हो गए होंगे ना। 25 मार्च से शुरू किए हुए, अप्रैल गुजर गया, मई गुजर गया, 1 जून आ गई, अभी तक तो कोरोना खत्म हो गया था। लेकिन यह क्या हुआ कि 1 जून को भारत में 1,98,317 लोग कोरोना के शिकार थे। मुल्क में लॉकडाउन था, 1,98,317 लोग कोरोना का शिकार थे। जिस दिन लॉकडाउन किया उस दिन तक भारत में 12 लोगों की मौत हुई थी। 12 लोग जिस दिन लॉकडाउन लगा। जब तक लॉकडाउन उठाया 5,608 लोगों की मौत हो चुकी थी। मुझे ख्वाजा साहब ने अभी मेरी एक ट्वीट कल की पढ़ के बताई, वो ट्वीट पूरी नहीं बताई, बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि मैंने उस ट्वीट के अंदर लिखा था कि 14 मई से 14 जून जिस एक माह के अंदर यह कहा जाता है कि जी हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से बहुत ज्यादा फैलाव हुआ, और फैलाव हुआ भी 242% इजाफा हुआ अमवात के अंदर। यह बिल्कुल उन्होंने ठीक पढ़ के दिखाया। यह नहीं उन्होंने पढ़ा कि उसके साथ मैंने क्या लिखा था। उसी 14 मई से 14 जून लॉकडाउन वाले भारत के अंदर 258% अमवात में इजाफा हुआ। यह नाकाम पॉलिसी है, यह तमाम दुनिया के अंदर नाकाम हो गई। अमेरिका जहां पे एक दिन में 3-3 हजार केस हो रहे थे और दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था, वहां पे 42 स्टेट्स ने पाबंदियां खत्म कर दी। वो नहीं बर्दाश्त कर सके। लेकिन इनके पसंदीदा नरेंद्र मोदी के भारत में क्या हुआ, मेरे अल्फाज ना सुनिए। प्रणब प्रधान नाम है, बर्कले के अंदर ये पढ़ाते हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने क्या कहा, बाय इम्पोजिंग वन ऑफ द हार्शेस्ट कोविड लॉकडाउन्स, दुनिया के सख्त तरीन लॉकडाउन लगाने की वजह से Moody has inflicted unprecedented damage on India's economy on the poor. मोदी ने इंडिया की मईशत पे कारी जरब लगाई जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और खास तौर पे इंडिया के गरीबों के ऊपर। कुछ अदादो शुमार के मुताबिक, ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रणब प्रधान कह रहे हैं, 12 करोड़ लोगों की रोजगार छिन गया। 12 करोड़ लोग। नतीजा क्या निकला, आधी आबादी। प्रधान साहब के मुताबिक, बर्कले के इकोनॉमिस्ट हैं, आधी आबादी यानी 65 करोड़ लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। और उनमें से वो कह रहे हैं विद मेनी अप्रोचिंग स्टारवेशन लेवल्स, यानी भूख इतनी कि मौत का सामना है उनको। ये है वो स्ट्रेटेजी जो ये चाहते थे कि हम फॉलो करें। हमने क्या किया बेबी, मैं आगे जाके इसको बताऊंगा, लेकिन मैं फिर भी इंतजार करूंगा। मैं चाहूंगा कि वापस खड़े हो के कोई ना कोई तो अपोजिशन का लीडर पाकिस्तान के सफेद पोश और पाकिस्तान की गरीब की आंखों में आंखें डाल के बताए कि हम तो अमीर हैं, हम तो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें रोजगार मिलने के लिए बाहर जाना पड़े या ना जाना पड़े, लेकिन तुम्हें अपने घर में कैद कर देना चाहिए। बजट के ऊपर बात करते हैं जी। बजट पे ख्वाजा साहब ने कहा कि एक चीज से आपको पता चल जाएगा कि मईशत के अंदर क्या हुआ और इमरान खान की हुकूमत की कारकर्दगी क्या थी। और वो उन्होंने कहा
कि रेवेन्यू के नंबर देख लें। हमाद अजहर साहब यहां बैठे हुए हैं, ये भी रेवेन्यू के ऊपर बहुत काम कर चुके हैं सर। जिस वक्त, और इन्होंने क्या कहा, याद करें इन्होंने क्या कहा, 5 साल में 40 से 50% इजाफा किया रेवेन्यू में। ये ख्वाजा साहब ने हमें बताया, ख्वाजा साहब बता रहे हैं, जरूर यकीनन ठीक बता रहे होंगे सर। यहां पर फरवरी के महीने तक कोरोना जो है, आपको याद हो लॉकडाउन जो है वो 23 मार्च को किया गया था। फरवरी के महीने तक पिछले साल से 17% रेवेन्यू के अंदर इजाफा हो रहा था। 17%। ये किसी ने गलत बता दिया ख्वाजा साहब को कि उससे पहले जो है रेवेन्यू ग्रोथ नहीं थी। कोरोना ने क्या किया पाकिस्तान की मईशत के साथ, उधर तो उस पर तो आप आदादोशुमार आप मानेंगे नहीं। आज की रिपोर्ट पढ़ लें, अप्रैल के महीने में बरतानिया की मईशत 20% कम छोटी हुई है। तारीख में कोई नजीर नहीं मिलती। बरतानिया जैसा सैकड़ों साल पुराना मुल्क, आज तक तारीख में कभी एक महीने के अंदर 20% मईशत उनकी छोटी नहीं हुई। अमेरिका 4 करोड़ लोग जो हैं वो रोजगार से हाथ धो बैठे। बरतानिया की मैं पहले कहानी सुना चुका हूं। तो ये अब जो आदादोशुमार देख रहे हैं, ये वो हैं जो कोरोना के बाद के हैं। फिर उन्होंने कहा कि तहरीके इंसाफ की जो अवाम में मकबूलियत है वो बिल्कुल खत्म हो गई, और इनके सपोर्टर जो हैं, बल्कि उन्होंने कहा ये जो लेफ्ट साइड पे बैठे हुए हैं ये भी जो है ना, ये भी अब डिफेंड करने के काबिल नहीं रहे। यही वो लोग हैं जिन्होंने 1996 से बोलना शुरू किया, ये क्रिकेटर है इमरान खान, इसको क्या पता सियासत क्या होती है। 2002 में 1 सीट थी। मुझे याद है मैं 2012 में, आज से 8 साल 8.5 साल पहले स्पीकर साहब मैंने पार्टी ज्वाइन की, तो लोगों ने मुझे कहा तुमने अजहर खान की पार्टी ज्वाइन कर ली है। मैंने कहा नहीं, मैंने तो अजहर खान नहीं, मैंने इमरान खान की पार्टी ज्वाइन की है। उन्होंने कहा इसका भी अशर वही होना, ये तकरीरें करता रहेगा, इसको कुछ नहीं मिलेगा। 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाई। वो हुकूमत इतनी कामयाबी से चलाई कि वो सूबा जिसमें आज तक कोई, वो पूछ रहे थे अपनी कारकर्दगी बताओ, जरा अपनी कारकर्दगी बताते हैं। 5 साल हम यही सुनते रहे, खत्म हो गए, डूब गए, परवेज खटक नाकाम हो गया। अभी अंदर बैठे थे इधर, कितने परवेज खटक चले गए, परवेज खटक नाकाम हो गया, ये तो सीट वापस नहीं मिलेगी। वो सूबा जिसमें दोबारा कभी हुकूमत दोबारा नहीं बनी थी, 2/3 अक्सरियत से वापस इलेक्ट होके आए। और मुझे, अगर मैं खुदा ना खास्ता अगर मैं मुस्लिम लीग नून का मेंबर होता तो मैं तो आज ख्वाजा साहब की तकरीर सुन के डर जाता, क्योंकि ख्वाजा साहब की तारीख ये रही कि ख्वाजा साहब ने एक दिन तकरीर की, ये 2013 के इलेक्शन से पहले। सर जी हौसला पैदा करें, हमने बड़ी 1 घंटे बड़ी बातें सुनी है, हमारे लीडर हैं, बुजुर्ग हैं, आराम से गौर से सुने, हर एक को मौका मिलेगा। और तमुल से ख्वाजा आसिफ साहब ने भी तकरीर की है, किसी ने नहीं कोई दरमियान में इंटरप्ट किया। आपसे भी मेरी तमाम से गुजारिश है कि जो भी, चाहे अपोजिशन से चाहे हुकूमती बेंचों से कोई भी स्पीच करे, आप तमुल से सुने। मेरे ख्याल में वो चाहते हैं कि सिर्फ मैं मुस्लिम लीग नून की ना बात करूं, थोड़ा मैं पीपल्स पार्टी की भी तारीख याद दिलाऊं, दिला दूंगा। ख्वाजा साहब ने तकरीर की जी, उन्होंने कहा ये शौकत खानम पे इल्जामात लगा दिए कि शौकत खानम के अंदर जो फाइनेंशियल जो है वो इंटेग्रिटी नहीं है, वहां पे अवाम का माल। जो हमला किया ख्वाजा साहब ने, उसका नतीजा ये निकला, उसके चंद दिन के बाद रमजान था, रमजान में सबसे ज्यादा पैसा आता है। शौकत खानम की तारीख में लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा उस साल दिया। फिर उसके बाद इसी हॉल में इस कुर्सी पे खड़े होके मियां साहब ने तकरीर की, आपकी कुर्सी को एड्रेस किया, और उन्होंने कहा हुजूर ये हैं वो जराए। तो ख्वाजा साहब ने कहा यार मियां साहब आप जवाब क्यों देते हैं, ये पनामा तो मसला ही नहीं है अवाम का, हफ्ता और दिन लोग भूल जाएंगे। उस बेचारे को फाय चढ़ा दिया, वो जाली प्लेटें लेके इंग्लैंड बैठा हुआ है। तो ख्वाजा साहब की दुआ जो है ना बड़ी खतरनाक होती है। आज तरीके इंसाफ की कह रहे मकबूलियत खत्म हो रही है, मुझे डर यह है कि मुस्लिम लीग नून को अगली इलेक्शन में सीट ही ना मिले। फिर ख्वाजा साहब ने एक बड़ा जायज सवाल पूछा जी, ये सवाल इनका बिल्कुल जायज था। इन्होंने कहा यार ये बताओ, कोरोना तो बाद में आया, मईशत तो उससे पहले तबाह हो चुकी थी। मैं रिपीट करता हूं, अल्फाज दोहराता हूं, उनका एक चीज ऐसी नहीं थी, एक चीज ऐसी नहीं थी जिससे पता चले कि मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। जनाब पहली चीज रेवेन्यू, मैंने जैसे पहले अर्ज किया 16.5% पिछले साल से ज्यादा चल रहा था, लेकिन ख्वाजा साहब कहते हैं एक चीज में बेहतरी नहीं। बाहर से बैरून मुल्क से जो सरमायाकारी की जाती है मुल्क के अंदर,
वो पिछले साल से 2 गुना से ज्यादा थी, लेकिन ख्वाजा साहब को वो नजर नहीं आई। रिजर्व्स हमारे सेंट्रल बैंक के जो होते हैं, वो रिजर्व में 50% का इजाफा था, लेकिन ख्वाजा साहब को नजर नहीं आया। वो रिजर्व बढ़ने की वजह से हमारे रुपए की कदर मुस्तहकम हो गई, बल्कि जो 163 164 पे पहुंच गया था, वहां से वापस 154 155 में आ गया। लेकिन एक चीज की बेहतरी नहीं नजर आई, एक्सपोर्ट्स, जो पाकिस्तान की तारीख के वाहिद हुकूमत का कारनामा है, ये कोई और हुकूमत नहीं कर सकी। 2013 में हुकूमत में आए, जब 2018 में 5 साल के बाद गए तो 2013 से कम एक्सपोर्ट थी। 5 साल में वो एक्सपोर्ट सालाना बुनियाद के ऊपर 4.5% इजाफा हो रहा था, और जो लेटेस्ट महीना आया था उसमें पहली दफा 6 साल में डबल डिजिट ग्रोथ यानी 11% इजाफा हो रहा था। जो इंपोर्ट थी, जो बाहर से आता है इधर माल, उसमें कमी हो रही थी। ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट, जो मजमूई खसारा होता है बैरूनी, उसमें 73% बेहतरी नजर आ रही थी, लेकिन ख्वाजा साहब तक खबर नहीं पहुंची। वो एग्रीकल्चर रीढ़ की हड्डी है, 2/3 पाकिस्तान का उससे रिश्ता है। 2.8% इजाफा हुआ इस साल, पिछले साल 0.6% हुआ था। मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई होगी। अभी और लंबी फहरिस्त है, मैं और बहुत सारी चीजें बता सकता हूं जो कोरोना से पहले मईशत के इस्तेकाम की गवाही दे रहे थे। मुस्लिम लीग नून की उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त पढ़ी। मैंने सोचा कि मैं इसका बड़ा टेक्निकल किस्म का जवाब दूं, फिर मैंने कहा छोड़ें जी, क्या टेक्निकल बातों में क्या जाना। मैं सिर्फ आसान सा मुस्लिम लीग नून की जो मईशत थी, उसका जो नजरियाती जो असास था वो मैं आपको बता दूं। और वो जो है मिर्जा गालिब के पास से आया था जी। मिर्जा गालिब कहते हैं, कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हां रंग लाएगी हमारी बादामस्ती एक दिन। कर्जे ले लेके मईशत को उधर लाके खड़ा कर दिया कि अभी हुकूमत नहीं बदली थी, अभी हुकूमत नहीं बदली थी। इन्होंने कहा इसहाक डार की पॉलिसियां मिफ्ता ने चलाई, मिफ्ता ने आते ही सबसे पहले कहा तबाही हो रही है। उन्होंने जाली जो रुपया ऊपर रखा हुआ था उस पॉलिसी को चेंज किया। ख्वाजा साहब कह रहे हैं 50 रुपए गिर गया। ख्वाजा साहब सिर्फ 7 महीने के अंदर, दिसंबर से जुलाई, 22 रुपया गिर चुका था, सिर्फ 7 महीने के अंदर। उसके बाद से तो रुपए की कदर में इस्तेकाम आया है, शुरू में गिरने के बाद। फिर जनाब पीएसडीपी की बात की गई। चले वो ज्यादा बड़ी बात नहीं, छोटी मैं बता देता हूं। किसी ने गलत नंबर दे दिया, ख्वाजा साहब को 750 अरब नहीं था, 661 अरब रुपए था पिछले साल। मैं इस साल अभी आता हूं, मैं आखिर आपको असल तो मैं बात इस साल के तरक्याती मंसूबों की बताना चाहता हूं, लेकिन मैं जल्दी जल्दी जवाब दे जाऊं। कौन बाहर से पैसा लेकर आया, बड़ा जबरदस्त सवाल है सर, और मैं इंडोर्स करता हूं ख्वाजा साहब की डिमांड को। बिल्कुल पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट के सामने तमाम हकाइक आने चाहिए। 2014-2015 हम आपको शायद याद हो, 2014 या 15 के अंदर डॉलर बॉन्ड किए गए थे। बाबर वान साहब को याद है? 5 साल अवाम पूछती रही, यार ये बता दो खुदा का वास्ता ये डॉलर बॉन्ड खरीदे किसने? 5 साल जवाब नहीं आया। बिल्कुल मैं इंडोर्स करता हूं, वो भी फहरिस्त लेके आ जाए, जिन्होंने इस वक्त लिए उनकी भी फहरिस्त लेकर आ जाते, दोनों की फहरिस्त सामने रख लेते। कहते हैं हफीज शेख और उसको रजा बाकर को ईसीएल पे डाल दें। मेरा तो ईसीएल पे से इत्मीनान ही खत्म हो गया। अगर आप खरीद कर जाली प्लेटें दिखाकर, जो लंदन पहुंचते ही प्लेटों से चमचों में कन्वर्ट हो जाती है, ईसीएल से फरार हो सकते हैं, तो फिर फ्री ईसीएल पे डालने का फायदा क्या? फिर एक और इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि जमीन से रिश्ता, और मैं इनका शुक्र अदा करता हूं कि इन्होंने जिन लोगों का जिक्र किया उनमें मेरी भी बात की कि जिनका जमीन से रिश्ता है, ख्वाजा साहब का भी जमीन से रिश्ता है, और वाकई में ये बड़ी अहम चीज होती है। इसलिए मैं एक अपील करना चाहता हूं, और वो अपील जो है वो मेरे जो बाएं बैठे हुए इनके साथ, इनके लिए भी है, और मेरे जो दाएं बैठे हुए उनके लिए भी है। जो भी ऐसा लीडर हो जिसकी जायदादें मुल्क से बाहर हो, जो बीमार पड़े तो मुल्क से बाहर भागे, उस लीडर को फॉलो करना छोड़ दे। मैं भी नहीं फॉलो करूंगा, आप भी ना फॉलो करें। बहुत जरूरी, जमीन से रिश्ता बड़ा जरूरी है।
दोहरा इंसाफ की बात की गई, दोहरे इंसाफ की बात की गई। वाकई में यह सवाल बड़ा वैलिड है। अगर दोहरा इंसाफ है तो बड़ा जुल्म है, तो नहीं होना चाहिए। अगर वही सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को बुलाता है और उससे बोलता है कि यार तुम पब्लिक ऑफिस होल्डर तो कभी जिंदगी में नहीं रहे हो, ना तुम्हारी कोई बड़ी कंपनी है, ना तुम्हारे पास कोई बड़े बड़े अकाउंटेंट्स थे, लेकिन 8 महीने उससे सवाल पूछता रहता है, अच्छा ये बताओ जो तुम पैसा बाहर से पाकिस्तान लेके आए थे, पाकिस्तान से बाहर नहीं लेके गए थे, जो तुम बाहर से पाकिस्तान पैसा लेके आए थे वो कैसे लाए थे, किस अकाउंट से आया था, अच्छा तुम्हारे पास फ्लैट था कब खरीदा था, 1973 में, 1983 में खरीदा था, 1983 में कैसे खरीदा था, उसकी रसीदें ला के दो, अपने टैक्स रिटर्न बताओ। उस आदमी ने 8 महीने जवाब देता रहा। 8 महीने जवाब देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा इमरान खान सादिक भी है, अमीन भी है। आप यहां पे इस कुर्सी पे खड़े होते हैं और कहते हैं हुजूर ये हैं वो जराए, और जब पहुंचते हैं आप सुप्रीम कोर्ट तो आप बोलते हैं वो तो ऐसी खाली कागज से मैंने दे दिया, आप सीरियस क्यों लेते हैं? आप वहां कतरी खत लहराने शुरू कर देते हैं। आपसे 1.5 साल पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट, मुझे आखिरी दिन याद है एक जज साहब का मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे भाई जो मुस्लिम लीग नून के मेंबर है वो उनके बड़े करीबी दोस्त भी हैं, लेकिन उनकी ये दोस्ती से कोई ताल्लुक नहीं इस बात का, लेकिन वो बात मुझे अभी तक, उन्होंने आखिरी दिन पूछा कि हम आपसे महीनों से एक सवाल पूछ रहे हैं वकील साहब, आपका क्लाइंट हमें एक कागज तो दिखा दे जिससे आपका केस प्रूव होता है, एक कागज नहीं दे सके। सर ये दोहरा मेयार नहीं है, ये एक ही मेयार है। जो सच की बात करता है, जो सवाल का जवाब सीधा देता है, उसको सुप्रीम कोर्ट सादिक और अमीन कहता है, और जो राय फरार इख्तियार करता है उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो फिर गॉडफादर से तशबीह देता है। दोहरे मेयार की बात नहीं है, ये एक ही मेयार है। नैब बड़े लंबी फहरिस्त सुनाई गई, जाहिर है कोई खुशी की बात नहीं है। अगर कोई भी ऑनरेबल मेंबर यहां का नैब की जद में आता है, जेल में जाता है, तो ये कोई खुशी की बात नहीं है। मेरे ख्याल में बुल्ले शाह ने कहा था दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना, ये कोई खुशी की बात नहीं है। लेकिन सर मेरे दोस्त मासूमाना सवाल है, वसीम बदामी से चुराया हुआ जुमला, मासूमाना मेरे दो सवाल है। क्या नैब का कानून जिसके तहत ये सारी कार्रवाई की जा रही है, क्या इस कानून को बनाने में तहरीके इंसाफ का कोई हिस्सा था, या ये तमाम कानून जो बना हुआ है ये इस तरह बैठे हुए लोगों का बनाया हुआ है? दूसरा मासूमाना सवाल, जो नैब के इदारे को चला रहे हैं, क्या वो इमरान खान का अपॉइंटी है, क्या वो तहरीके इंसाफ का लगाया हुआ बंदा है, या इस तरफ बैठे हुए वजीर आजम उस वक्त के और उस वक्त के लीडर ऑफ ऑपोजिशन की अपॉइंटी है? कानून आपका है, उस कानून को नाफिज करने वाला आपका अपॉइंटेड है, और इल्जाम डालते हैं इमरान खान के ऊपर। अपने अमाल का खुद जवाब दें, इमरान खान के पीछे छुपने की कोशिश मत करें। एक और बड़ी खूबसूरत बात की ख्वाजा साहब ने, जो इक्तदार से मोहब्बत करते हैं वो बुज़दिल हो जाते हैं। ये बिल्कुल सिर्फ इक्तदार नहीं, जो पैसे से मोहब्बत करेगा, जो इक्तदार से मोहब्बत करेगा, जो भी किसी दुनियावी चीज से मोहब्बत करेगा वो कमजोर हो जाता है, वो बुज़दिल हो जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और इसकी बेहतरीन मिसाल हमने 2 साल देखी। टीवी पे एंकर चला चला के थक गए, जो प्रोग्राम में जाते थे मुस्लिम लीग नून वालों को, उनको वही तकरीरें सुननी पड़ती थी। ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं उन फ्लैट्स के बारे में, उनके बारे में हुसैन नवाज ने क्या कहा, उनके बारे में चौधरी निसार ने क्या कहा, और पता नहीं किस किस लीडर ने क्या कहा। एक एक बंदा गवाही देता है कि ये फ्लैट मियां साहब के हैं, और मियां साहब एलानिया वहां पर खड़े होकर कह रहे हैं कि मेरा इन फ्लैट से कोई ताल्लुक नहीं। 2 साल ये चलता रहता है और कोई जवाब नहीं देता। तो वाकई में इक्तदार की मोहब्बत जो है बुज़दिल कर देती है। फिर उन्होंने कहा कि ये बड़ी, और ये तारीखी तौर पे ये हकीकत है कि बाप और बेटे का रिश्ता जो है ना वो भी रास्ते में नहीं आता जब इक्तदार की जंग होती है। और वही हमने देखा। सर जो बजट पे तकरीर की गई है उसी बजट की तकरीर का जवाब दे रहा हूं मैं, कोई इंडियन असेंबली की स्पीच का जवाब नहीं दे रहा। जो बातें की गई हैं उन्हीं बातों का जवाब दे रहा हूं। वो कहते हैं ये बाप ने बेटों को कत्ल कर दिया, बिल्कुल तारीखी हकीकत है। इसीलिए जब मियां साहब के इक्तदार की जंग आई
पहले उन्होंने अपने मरहूम वालिद को मनी लॉन्ड्रर करार दे दिया। उन्होंने कहा जी वो उनसे पूछो, वो 70s में उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी। और जब बिल्कुल ही आखिर में केस फंस गया तो उन्होंने बच्चों के ऊपर बात डाल दी कि तो मेरे बच्चों के असासे है। वाकई में बड़ा ये संगदिल होता है इक़्तिदार, ये ना बाप को देखता है ना बेटे को देखता है। इंटरव्यू देने की बात की सर, जिन्होंने सियासत में अपना मुकाम ही इंटरव्यू दे के बनाया हो, जिन्होंने अपना सियासत के अंदर मुकाम ही मेजर और कर्नल और ब्रिगेडियर के दफ्तर बाहर बैठ के और उनके लिए फल फ्रूट ले जाके बनाया हो, उनको वाकई में हर शख्स ऐसे ही लगता है कि वो इंटरव्यू दे के आया है। इमरान खान 22 साल की स्ट्रगल के बाद इधर पहुंचा है, उसने आपको टेक ऑन किया है, उसने हर पाकिस्तान के माफिया को टेक ऑन किया है और पाकिस्तान की अवाम की ताकत पर इस इक़्तिदार में पहुंचा है। बेनामी वो भी आपकी अपॉइंटमेंट्स हैं सारी। यार अपनी अपॉइंटमेंट का मलबा हम पे ना डालो यार। अच्छा जी, फिर बेनामी कहते हैं जनाब, मुझे तो मैं सरप्राइज हो गया, कहीं पता नहीं कोई मियां शहबाज शरीफ के साथ कुछ थोड़ा शायद टेंशन ना चल रही हो। सर अभी उनके नौकरों के अकाउंट्स में से अरबों रुपए निकले, इसको बोलते हैं बेनामी। ये कानून की डेफिनेशन है बेनामी की। तो वाकई में बेनामी बड़ी खतरनाक चीज होती है, और जो बेनामी काम करते हैं अब वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक मुजरिम भी है। पहले ये कानून नहीं था, अब कानून के मुताबिक मुजरिम है। एजुकेशन हेल्थ का बांग्लादेश का जिक्र किया, मैं आखिर में बड़ा क्विकली सिर्फ 5 मिनट लूंगा, मैं हाईलाइट्स बताऊंगा आपको हमारे अगले साल के मंसूबों की, उसके अंदर मैं इसका जवाब दे दूंगा। इंपीरियल की स्टडीज, सर मुझे एक चीज पे बड़ा इतराज है। बहुत सारी बातें भी जो तनकीद की ख्वाजा साहब ने, ये ख्वाजा साहब की दिल की आवाज है, इनकी सोच है, मैं उससे इख्तलाफ कर सकता हूं। ये ख्वाजा साहब की सोच है और इनको एक हक बनता है, और एक आजाद शख्स के होते हुए इनकी सोच जो है वो मैं उसका एहतराम करता हूं। मैं उससे इख्तलाफ करता हूं लेकिन मैं एहतराम करता हूं। ये जो पाकिस्तान के अंदर एक गोरे की ज़हनी गुलामी जो है ना, इंपीरियल ने स्टडी छाप दी, अब वो सब जो है सुबह से लेके शाम तक। सर हमें इस बात में कोई शर्म नहीं है, हम ज़हनी तौर पे गोरे की गुलामी करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे अपने पाकिस्तानी साइंटिस्ट वर्ल्ड क्लास डेटा एनालिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट्स, एपिडेमियोलॉजिस्ट फोरकास्ट करते हैं। फोरकास्ट अभी तक बिल्कुल मौसर साबित हो रही है, कंजर्वेटिव रखे करते हैं, उससे कम होता है।